कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं रहा तो। ओके, गुड मॉर्निंग एंड लेट्स स्टार्ट सेशन। कौन सा नंबर का आए थे क्वेश्चन? ओके, इन शॉर्ट आज हमें एक अच्छा वाला टॉपिक मॉर्निंग में स्टार्ट करना है एंड दैट इज न्यू टॉपिक कैपेसिटर। ओके, तो 42 नंबर का क्वेश्चन आए थे ना। ओके, तो अच्छे से ध्यान दो। व्हाट इज कैपेसिटर एंड एक्सप्लेन कैपेसिटेंस, गिव इट्स एसआई यूनिट। उसके एसआई यूनिट को भी हमें एक्सप्लेन करना है। अ कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ द टू कंडक्टर्स। ओके, एक सिस्टम दो कंडक्टर्स का विच इज सेपरेटेड बाय इंसुलेटेड, दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है, बट वो भी कौन सा मीडियम है? इंसुलेटर, which is shown in the figure। देखो कंडक्टर वन, एनी शेप एनी साइज। ओके, और ये दोनों के ऊपर चार्ज है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव। इसका पोटेंशियल V1 है, दूसरे का पोटेंशियल V2, और दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब एयर होगा या कोई वैक्यूम होगा। जनरली हमारा स्टडी वैक्यूम से चलता है, तो दैट इज नथिंग बट इंसुलेटिंग मीडियम। विच मीडियम? इंसुलेटिंग मीडियम। थर्ड पे आ जाए। So there are the two conductors with the positive and negative charge, and there is a separation of which medium? Insulating medium. Suppose the conductors have a charge Q1 and Q2, and potential is V1 and V2. The potential difference between both is V1 minus V2, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव। देखा, नेगेटिव का पोटेंशियल V2 था। अगर मैं नेगेटिव माइनस पॉजिटिव करता तो आंसर नेगेटिव हो जाता, बल्कि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव चाहिए, इसीलिए V1 माइनस क्या करना है? V2। सिंगल कंडक्टर कैन बी यूज्ड एज अ कैपेसिटर बाय अज्यूमिंग अदर एट अ इंफिनिटी। हमने दो कंडक्टर्स का जो ये सिस्टम है उसी को हमने कैपेसिटर माना है, लेकिन सिंगल कंडक्टर से भी हम कैपेसिटर बना सकते हैं। ओके, अब उसमें हमें दूसरे को कहाँ मानना है? इंफिनिटी पॉइंट पे। द कंडक्टर कैन बी कंडक्टर्स में बी चार्ज और कनेक्टिंग देम टू टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। पहले से चार्ज कंडक्टर ले सकते हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, या तो फिर दो प्लेट लेके उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेंगे तो अल्टीमेटली पोटेंशियल जो है वो मिल जाएगा। ओके, ध्यान दो। Q is the called charge of the capacitor, बट इतनी ध्यान रखनी है कि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उतना ही अमाउंट का दूसरे के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो दोनों का, एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव, मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, एंड दैट्स व्हाई जो चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है उसी को हम चार्ज ऑन कैपेसिटर बोलेंगे या चार्ज ऑफ कैपेसिटर बोलेंगे। दो दिस इन फैक्ट दैट द चार्ज यानी कि मैग्नीट्यूड ऑन द वन ऑफ द कंडक्टर, ये जो Q है वो एक्चुअली में हमने चार्ज ऑफ कैपेसिटर बोला। बट कोई आपको पूछ ले व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ कैपेसिटर, तो आप क्या आंसर दोगे? जीरो। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव। बट व्हाट इज द चार्ज ऑफ कैपेसिटर, तो दोनों में जो मैग्नीट्यूड है उसी को हम ले सकते हैं, दैट इज Q। ओके, द टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज जीरो। टोटल चार्ज इज नथिंग बट जीरो। द इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इन द कैपेसिटर इज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव टू नेगेटिव की और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ऑलरेडी हमने कंक्लूड किया हुआ है, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज Q। क्योंकि आपको पता है जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। अभी हम डिसाइड या अभी हम आगे जाके प्रूव करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर, बिटवीन द रीजन ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ओके, सपोज आपका लेफ्ट एंड राइट साइड वॉल जो है वो कैपेसिटर के दो प्लेट है, तो जो रूम है वो कैपेसिटर के बीच का रीजन हुआ, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0, और दिस सिग्मा इक्वल्स टू Q अपन A। तो देखो सिग्मा डिपेंड्स ऑन Q एंड E डिपेंड्स ऑन सिग्मा, अल्टीमेटली E proportional to Q।
The potential difference V is nothing but work done per unit positive charge in a taking small test charge from conductor 2 to conductor 1 against the field. Okay, अगर potential difference की बात करें तो फील्ड के अगेंस्ट, फील्ड था 1 से लेके 2 तक, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक, तो हमें 2 से लेके कहाँ ले जाना है चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को 1, फील्ड के अगेंस्ट के डायरेक्शन में, तो वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब मानो कि मैं क्यू चार्ज को मूव ऑन करना चाहता हूं, तो मेरा जो पोटेंशियल है वो क्यू को भी क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल, जितना मैं ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज ले जाना चाहता हूं उतना मेरा वर्क डन ज्यादा होगा, एंड दैट्स व्हाई V इज प्रोपोर्शनल टू Q, V इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू Q। आया समझ में? एंड दैट्स व्हाई जब आप Q बाई V रेशियो लोगे, V प्रोपोर्शनल टू Q है, और जब आप Q बाई V रेशियो लोगे तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, वो चार्ज पे डिपेंड रहेगा नहीं, क्योंकि ऊपर चार्ज नीचे चार्ज का कोई टर्म आएगा तो चार्ज चार्ज क्या हो जाएगा, कैंसल। तो दिस रेशियो इज कांस्टेंट एंड दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर विच इज नॉन एज कैपेसिटेंस C, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस C, है ना, C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। क्लियर हुआ? तो फॉर्मूला क्या हुआ, Q बाई V, फॉर्मूला क्या हुआ, Q बाई V। क्लियर हुआ ना? जैसे आपने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा हुआ है 10th के अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट का एक कंपोनेंट रेजिस्टर होता है, वैसे इलेक्ट्रिक सर्किट का एक कंपोनेंट कैपेसिटर होता है जिसका कैपेसिटेंस होता है, जिसका क्या होता है, कैपेसिटेंस। ओके, वैसे एक अनदर कंपोनेंट है लाइक दिस वन, कॉइल, विच इज नॉन एज इंडक्टर। क्या बोला जाता है, इंडक्टर। ओके, जैसे आपने 13 चैप्टर ऑफ 10th साइंस के अंदर पढ़ा है थोड़ा सा सोलेनॉइड वाला। ओके, वही इंडक्टर होता है, तो वो एक कंपोनेंट होता है विच इज रिप्रेजेंटेड, उसका प्रॉपर्टी है इंडक्टेंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, एंड दैट्स व्हाई 7 चैप्टर ऑफ फिजिक्स 12th साइंस हम पढ़ेंगे LCR सर्किट, पूरा मैथमेटिक्स पूरा। बट ऐसा भी इतना हार्ड मैथमेटिक्स नहीं है कि जिसको किसको ना आए, मैथमेटिक्स वाले को वो पोर्शन जल्दी आ जाए, बराबर। बायोलॉजी वालों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उस चैप्टर में। तो केमिस्ट्री में एक चैप्टर ऐसा है बायोमोलिक्यूल, जो मैथमेटिक्स वालों को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बायोलॉजी वाले फट लेके कर लेंगे, क्योंकि 11th में पढ़ के आए बायोलॉजी के अंदर। बात क्लियर हुई? तो प्लस और माइनस है तो उसमें कोई ट्रबल नहीं है। डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या मिला आपको, Q बाई V, तो वहां से डेफिनेशन क्या बना, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ पैरेलल कैपेसिटर एंड potential difference between the two plates is known as capacitance of कैपेसिटर। अगर हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है, मतलब एक कैपेसिटर फॉर्म किया है जो दो पैरेलल प्लेट का है, आया समझ में, तो उनके ऊपर जो चार्ज है और उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका रेशियो हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस। हेंस कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एज वेल एज इंडिपेंडेंट ऑफ V। अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी तो फॉर्मूला में वो दिख रहा है कि हो Q के वैल्यू पे और V के वैल्यू पे डिपेंड है, अभी तो दिख रहा है ना Q एंड V, तो ऐसा नहीं समझ में आएगा कि C इंडिपेंडेंट Q है, लेकिन आगे जाके हम एक फॉर्मूला प्रूव करने वाले, अभी थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखो, हमें डिराइव करने वाले आज, C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन 0 बाई D, तो इसमें ना Q दिखेगा ना V दिखेगा, दैट मीन्स कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग थिंग्स, नंबर 1 जियोमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, ये दो प्लेट के बीच का या दो कंडक्टर के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस डी है, वो डिस्टेंस पर डिपेंड है, यानी कि जियोमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। दूसरा, इनका एरिया, प्लेट्स का एरिया इन्वॉल्व होता है, इसीलिए शेप, साइज, सेपरेशन, ओके, ये सब जियोमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन में आता है, और टू कंडक्टर्स उस पर डिपेंड रहता है। क्लियर हुआ? अगर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन 0, अगर कोई मीडियम है तो A एप्सिलॉन बाई D, एंड दैट्स व्हाई नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक सेपरेटिंग द टू कंडक्टर्स, दो कंडक्टर को सेपरेट करता हुआ जो मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक है, उसका नेचर कैसा है उस पर डिपेंड्स है। एंड प्रेजेंस ऑफ कैपेसिटर नियर द अदर कैपेसिटर, जब दो दो कैपेसिटर साथ साथ में होते हैं तो एक का दूसरे के ऊपर इफेक्ट होता है। क्लियर हुआ? यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ओके, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग थिंग्स। अब पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग थिंग्स, एंड दिस इज टाइप ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, आपने प्लेट किस में से बनाए हैं कैपेसिटर के, उस पर डिपेंड रहता नहीं है। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है यानी कि Q, उस पर डिपेंड रहता नहीं है। एज वेल एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स V, उस पर भी डिपेंड रहता नहीं है। क्लियर हुआ? कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा, C इक्वल्स टू Q बाई V, Q इज कूलम, V यानी वोल्ट, तो कूलम पर
world. And in the memory of the scientist, great scientist Michael Faraday, it is known as Farad. Okay, तो फेराड का सिंबल क्या है? F. वैसे फेराड की जगह पे फेराडे ही बोल देते हैं हम, F. तो 1 फेराडे इक्वल्स टू 1 कूलम पर 1. नाउ कूलम का एमएलटी फॉर्मूला तो मुझे पता है, A1 T1, बट वोल्ट का एमएलटी फॉर्मूला कहां से निकाल, कहां से लेके आओ एमएलटी फॉर्मूला वोल्ट का? बता दिया है, सिखा दिया है, तो मैं फिर पूछूंगा. यस, सही है सबका. W बाय Q, तो क्या लिखना पड़ेगा W का? W यानी वर्क डन, M1 L2 T-2, उसका Q डिवीजन में Q यानी A1 T1, तो A1 T1 कहाँ चला जाएगा? तो A2 T2, M1 L2 T-2 भी ऊपर जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगी. A22 क्यों हो गया? A1 T1 ऑलरेडी ऊपर था, तो ऊपर जाके ऐड हो जाएगा. गॉट इट? ए तो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो उसके पावर चेंज हो गए, M-1 L-2 T+2. ओके, नाउ अब मैच करो, M-1 L-2 T2 and 2, हाउ मच? 4 और A2. क्लियर हुआ? जितना फॉर्मूला पक्का उतना एमएलटी फॉर्मूला पक्का. और एक एमएलटी वाला न्यूमेरिकल या एमसीक्यू, न्यूमेरिकल नहीं बट एमसीक्यू कहीं ना कहीं दिखने मिलेगा बोर्ड की, मतलब हर एग्जाम में दिखने मिलेगा. बोर्ड, गुस्सी, JEE, नीट, एक एमसीक्यू एमएलटी फॉर्मूला का होगा, और लक है तो 2-3 भी आ जाते हैं. आया समझ में? तो फॉर्मूला पक्का मतलब एमएलटी फॉर्मूला, एमएलटी आपका पक्का. क्लियर ना? चलो, प्रैक्टिकली स्मॉलर यूनिट्स कौन से है? देखो, इसमें मुझे पढ़ाने में मजा इसलिए आता है क्योंकि थ्योरी में सारे पॉइंट्स वाइज लिखे हुए हैं. पहले कैपेसिटर का एक्सप्लेनेशन आया, बराबर, फिर डेफिनेशन में हेडिंग लगाया हुआ है डेफिनेशन, तो आपको भी पॉइंट्स याद रह जाएंगे. फिर किस पे डिपेंड्स है, किस पे डिपेंड्स नहीं है. फिर ऐसा यूनिट का डिस्कशन किया. स्मॉलर यूनिट कौन से है उसका डिस्कशन किया. माइक्रो फेराडे 10⁻⁶, पिको फेराडे 10⁻12. 2 बार माइक्रो लगा देते हैं तो पिको बन जाता है, -6 -6 -12. क्लियर? एक बार नैनो लगाएंगे तो 10⁻⁹. उसका कैपेसिटर का सिंबल क्या है? हम ऐसे, मुझे ये मानो कि एक सर्किट ड्रॉ करनी है, ये बैटरी है, बराबर, आया ना, मैं ऐसे 2 कंडक्टर तो ड्रॉ नहीं कर सकता ना, है ना, इसके लिए उसका सिंबल है लाइक दिस, 2 प्लेट और आजू बाजू में लाइन. अब इसमें ध्यान रखना है कोई बैटरी ना बनाना. जब एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन ड्रॉ करता है तो इट रिप्रेजेंट्स द बैटरी, और यहाँ पे दोनों लाइन इक्वल लेंथ के है. आया समझ में? दिस इज द फिक्स्ड कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर है. फिक्स कैपेसिटेंस हो जिसका सी का वैल्यू फिक्स हो, लेकिन जिसके सी के वैल्यू को हम चेंज कर सकते हो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटेंस. तो वेरिएबल कैपेसिटेंस के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? एरो. जस्ट लाइक अनदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल में भी हम ऐसा करते हैं. दिस इज फिक्स रेजिस्टेंस, लेकिन अगर इसके ऊपर एरो लगा दूं तो वेरिएबल रेजिस्टेंस. 42 क्वेश्चन क्लियर हुआ? ओके. 43, what happens if the magnitude of capacitance of capacitor are large? Define dielectric breakdown and dielectric strength. अगर कैपेसिटेंस जो है उसका मैग्नीट्यूड कैपेसिटर के ऊपर लार्ज हो जाता है तो क्या होगा? So if the magnitude of capacitance of capacitor is large, potential difference, that is V, is small for the given charge. Okay, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज C इक्वल्स टू Q बाई V, नॉट E. C इक्वल्स टू Q बाई V. अगर C बहुत ज्यादा है इसका मतलब कि डिनोमिनेटर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? कम होगा. दिस मीन्स दैट कैपेसिटर विद द लार्ज कैपेसिटर कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ, या दूसरी तरह से सोचे तो C इक्वल्स टू Q बाई V. अगर मैं V को मैं फिक्स कर देता हूं तो लार्ज कैपेसिटेंस के लिए किसका लार्ज होना जरूरी है? Q. मतलब कि लार्ज कैपेसिटेंस मीन्स कैपेसिटर, या तो फिर कैपेसिटर विद द लार्ज कैपेसिटेंस मीन इट कैन होल्ड large amount of the charge Q at the relatively small potential difference. कम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बहुत ज्यादा चार्ज उसके ऊपर, तब जाके कैपेसिटेंस बहुत लार्ज बन जाता है, रेशियो बड़ा बन जाता है. करेक्ट? हाई पोटेंशियल डिफरेंस इंप्लाइज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर्स. अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता तो वो क्या बताता? कंडक्टर्स के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर सकता है. हमने इसी चैप्टर में डिराइव किया है ना कि पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम द पोटेंशियल. अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन, ओके,
एक्चुअली में यहाँ पे ऐसा होना चाहिए हाई पोटेंशियल डिफरेंस। हाई पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे एक वैसे सेंटेंस सही है, लेकिन हाई पोटेंशियल डिफरेंस का यहाँ पे मीनिंग क्या है? हमने तो पोटेंशियल डिफरेंस लो लिया था, हमने किसको बढ़ा दिया था? चार्ज। तो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, आप ये भी सेंटेंस कवर कर सकते हो। लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर इंप्लाइज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे हाई पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देंगे, हम लिख लेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ द चार्ज ऑन कंडक्टर। कंडक्टर के ऊपर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज था ना, ओके। तो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इंप्लाइज विच इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आपको पता है जितना चार्ज ज्यादा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, ई प्रोपोर्शनल टू क्यू, यस और नो। और अराउंड द कंडक्टर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आयोनाइज द सराउंडिंग एयर। सपोज दो कंडक्टर्स के बीच में एयर एज अ इंसुलेटिंग मीडियम है, तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड उस एयर को आयोनाइज कर देगा। इलेक्ट्रॉन और एटम न्यूक्लियस को, एक्चुअली में थ्री इलेक्ट्रॉन्स को ही वो सेपरेट कर सकता है, बट इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस बना देगा। व्हाट इज एयर के क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन। एयर के अंदर कौन है? गैसेस। वो गैसेस का क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन। क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन। तो अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आयोनाइज द सराउंडिंग एयर and accelerate the charges so produced to oppositely charged plates. Just for example, आप जिस रूम में बैठे हो उसका लेफ्ट वॉल पॉजिटिव साइड, राइट वॉल नेगेटिव साइड, और बीच में एयर था। आपने कैपेसिटेंस बढ़ाया, मतलब कि ये जो वॉल्स है उसके ऊपर चार्ज बढ़ गया। चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गया एयर, ये जो इनसाइड द पोर्शन है रूम का उसके अंदर, और इसलिए रूम के अंदर जो एयर थी वो आयोनाइज हो गई। आयोनाइज होना मतलब इलेक्ट्रॉन और आयन सेपरेट हो जाना, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जाएंगे? पॉजिटिव प्लेट की ओर, और पॉजिटिव आयंस जो है वो किसकी ओर जाएंगे? नेगेटिव। और जाके क्या करेंगे कि उस प्लेट के ऊपर जो चार्ज था उसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे, न्यूट्रलाइज करने का ट्राई करेंगे, ताकि धीरे 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 उनका चार्ज जो है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। बात समझ में आई? तो a strong electric field can ionize the surrounding air, accelerate the charges so produced to which plate? Oppositely charged plate, and thereby neutralizing the charge on the which plate? Capacitor plays at least, पूरा तो ना कर सके लेकिन पार्शियली करेगा, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा चार्ज था इसलिए तो सिचुएशन क्रिएट हुई। सो द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर लीक्स, इसका मतलब तो ऐसा हुआ ना कि जो बीच का इंसुलेटिंग मीडियम था उसके अंदर से चार्ज फ्लो होने लगा है, और जब चार्ज फ्लो होने लगता है तो करंट पास होता है। तो ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल था वो अब क्या बन गया? कंडक्टर बन गया। मतलब कि इंसुलेटिंग मटेरियल्स ने अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को लॉस कर दिया, अपने इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को लॉस कर दिया। आया समझ में? थिंक करो, आया समझ में? ऐसा होने वाला नहीं है प्रैक्टिकल यूज में। ऐसा हो सकता है अगर कैपेसिटेंस बढ़ गया तो, बट वो कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत कम नहीं है, मैं अभी बताऊंगा। मतलब कि वो जो फील्ड बढ़ गया तो फील्ड इतना स्ट्रांग होना चाहिए तब जाके आयोनाइज हो सकता है। और कभी कभी ऐसा आयोनाइज करवाने के लिए डाइलेक्ट्रिक को ऐसे स्ट्रॉन्ग फील्ड का यूज किया भी जाता है। आया समझ में? सो चार्ज लीक अवे ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ इंसुलेटिंग पावर ऑफ इंटरविनिंग आएगा, इन्वर्सिंग नहीं, इंटरविनिंग। इंटरविनिंग का मतलब होता है इनसाइड जो मीडियम था ना वो इंटरविनिंग मीडियम, एंड कैपेसिटर बिकम यूजलेस। अब तो कैपेसिटर का क्या काम, क्योंकि कैपेसिटर का चार्ज तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो कैपेसिटेंस भी धीरे धीरे क्या होने लगेगा? कम। और कैपेसिटर तभी वर्क करता है ना जब बीच में डाइलेक्ट्रिक हो। डाइलेक्ट्रिक का प्रॉपर्टी ब्रेकडाउन मतलब प्रॉपर्टी लॉस हो गया, वो तो कंडक्टिंग बन गया। बात क्लियर हुई? आया ना? This phenomenon of leakage of charge from capacitor is called breakdown. Okay. This phenomenon leakage of charge चलेगा फ्रॉम कैपेसिटर, बाकी फ्रॉम इंसुलेटिंग मीडियम भी आ सकता है, क्योंकि लीकेज ऑफ चार्ज किसके थ्रू? या थ्रू इंसुलेटिंग मीडियम, ऐसा आ सकता है। गॉट इट? सो दैट इज नथिंग बट ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेटिंग मीडियम। जो इंसुलेटिंग मीडियम था उसका क्या हो गया? ब्रेकडाउन। उसकी प्रॉपर्टी जो इंसुलेटिंग की थी वो खत्म हो गई। A sharp ends of the conductor here plate have a large electrical charge density. उनके पास इलेक्ट्रिकल चार्ज डेंसिटी बहुत ही ज्यादा लार्ज होती है, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर सच रीजन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जो शार्प एंड्स होते हैं कंडक्टर के, जैसे कि अगर प्लेट है तो प्लेट की जो एजिस होती है वो शार्प एंड्स बोला जाता है कंडक्टर का, उनके पास इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू मिडल पोर्शन ऑफ द प्लेट। आया समझ में? इसलिए लीकेज होने का चांसेस वहां से है, उस एजिस के कांटेक्ट में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम रहा हुआ है ना,
एयर इन शॉर्ट, सबसे पहले तो कौन कांटेक्ट में आएगा, एयर, तो वहां से लीकेज होने का चांसेस ज्यादा है। द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन स्ट्रिप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द surface of metal and this event is called dielectric breakdown and also called corona discharge। वो कोरोना नहीं, ओके, कोरोना इसलिए यूज किया जाता है, वो सरफेस के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। सन के अंदर भी कोरोना होता है, तो कोरोना टेम्परेचर यानी सन सरफेस टेम्परेचर, आया समझ में, पता है ना कोरोना सन के बाद, ओके, या बैड लक ऑफ योर्स, ओके, मुझे समझ में आया, यू आर द एनसीईआरटी स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी आ गई थी ना आपके टेंथ के अंदर, तो इसलिए साइंस का एक चैप्टर आपके अंदर से निकल गया जो गुजरात बोर्ड में था, यूनिवर्स। गुजरात बोर्ड में 6 नंबर का चैप्टर था साइंस की बुक में, यूनिवर्स, ओके, और जिसके अंदर प्लैनेट, सन, उसकी शॉर्ट नोट्स आती थी। तो सन के अराउंड वो जो नहीं, हम सन ड्रॉ करते हैं तो बीच वाला डार्क पोर्शन रखते हो और एक लाइट 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 रीशन करते हैं शेडिंग करने के लिए, या तो फिर आप जो लाइंस बताते हो दैट इज नोन एज कोरोना, कोरोना ऑफ सन। वो सरफेस पे जो चमक होती है ना, दैट आउटर लेयर इज नोन एज कोरोना ऑफ सन, सरफेस ही हुआ। क्लियर, आया समझ में, ओके, तो दिस इज जस्ट ग्रामेटिकल वर्ड, सरफेस के लिए यूज किया जाता है, तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन भी बोल सकते हो उसको, और वो कोरोना डिस्चार्ज भी हो गया। The maximum electric field up to which an insulating medium can be maintained its insulating property is called dielectric strength. Maximum electric field up to which insulating medium can maintain its insulating property. Okay, एक maximum electric strength, धीरे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा था, तो एयर डायरेक्टली इंसुलेटिंग मीडियम है तो डायरेक्टली वो अपने कंडक्टिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करेगी, एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, फिर तुरंत से डाइलेक्ट्रिक अपना डाइलेक्ट्रिक जो प्रॉपर्टी है उसको लॉस कर देगा, क्या कर देगा, लॉस। क्लियर है, और फिर वो कंडक्टिंग करना स्टार्ट करेगा, तो दैट मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मार्च 2021 में भी पूछा गया है पीस, फॉर मतलब वैल्यू पूछा गया होगा, है ना, पैराग्राफ में। फॉर एयर okay, for air value of dielectric strength is about 3 × 10⁶ volt per meter। देखो, इट्स अ वेरी हाई स्ट्रेंथ, जो प्रैक्टिकल पर्पस में बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बट जानबूझ के करना चाहते हो तो कर भी सकते हैं। आया समझ में। इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है वेन द ग्राफ जनरेटर, मेरी बुक में था जब मैंने स्कूल में रिप्रेजेंट किया था, मेरी पीडीएफ में, शायद आप उसमें है, ओके, बुक में है लेकिन पढ़ना नहीं है। आया समझ में, क्योंकि गुजरात बोर्ड की जब बुक का ट्रांसलेशन हुआ तो उनको लगा कि ये काम का जरूरत नहीं है, तो उन्होंने निकाल दिया। वैसे हम वेन द ग्राफ जनरेटर क्या है वो मैं बता दूं आपके लिए, तो वेन द ग्राफ जनरेटर वो गुजरात बोर्ड की बुक में था, जब उसका ट्रांसलेट होके एनसीईआरटी बुक्स नया सिलेबस बना 2 साल पहले तो उसको निकाल दिया। वेन द ग्राफ जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो 10⁶ मिलियन, मतलब 10⁶ यानी कि 1 मिलियन वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर सकता है। आया समझ में, फिजिक्स में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप सोचो, लग जाओ, साइंस उसके पीछे है, आप सिर्फ प्रिंसिपल्स यूज करो और इन्वेंट करो। क्लियर है, और इन्वेंट किया हुआ है कि इतना हाई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना हो तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट, वेन द ग्राफ जनरेटर। आया समझ में, बुक में आप पढ़ सकते हो, सिंपल सा प्रिंसिपल कैपेसिटर्स के बेसिस पे ही, तो वहां पे हमारी बुक में डिटेल नहीं दिया गया, बट प्रिंसिपल समझाया गया है। क्या समझाया गया है, प्रिंसिपल। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस पॉइंट्स टू अ पोटेंशियल डिफरेंस is 3 × 10⁴ volt between the conductors of 1 centimeter per meter। 3 × 10⁶ था, अब मीटर सेपरेशन ना रखना हो और मैं सिर्फ 1 सेंटीमीटर का सेपरेशन रखूं, है ना, ऐसे हाथ से भी नहीं रख पाएंगे, वैसे 2 प्लेट बड़े बड़े रखने हैं 1 सेंटीमीटर पे, और उसके बीच में कितना फील्ड है, 3 × 10⁴, 30,000 वोल्ट। प्रैक्टिकली सोचो, तब जाके एयर जो है ना, वो एयर डाइलेक्ट्रिक नहीं कंडक्टिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी, कंडक्टिंग। और जो आप फील कर सकते हो कि अगर एयर कंडक्टिंग बन गई तो क्या होगा, क्या होगा, थंडरिंग में जो होता है वही होगा। अगर एयर इंसुलेटिंग मीडियम है तो बिजली नीचे आई कहां से, आया समझ में। तो जब थंडर स्टॉर्म में लाइटनिंग होती है तब इतना सारा फील्ड क्रिएट होता है, जब दो बादल टकराते हैं ना
तो ऐसा होता है बेटा कि क्लाउड्स के ऊपर किसी पे पॉजिटिव चार्ज होता है, किसी पे नेगेटिव होता है, और ये नेगेटिव पॉजिटिव टकराते हैं और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। क्या होता है? जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे शायद पॉजिटिव में मैं श्योर नहीं हूँ, बट नेगेटिव होता है उतना पता है मुझे 10 पार्टिकल्स पे। और जब कंडेंसेशन वगैरह मतलब क्लाउड भी चार्ज ही होते हैं, और जब ऐसा चार्ज से मैक्सिमम चार्ज अगर उसके ऊपर कलेक्ट हो गया, मतलब कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, एक कंडक्टर भी कैपेसिटर बना सकता है। क्लियर ना? तो एक ही क्लाउड ले लो, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कलेक्ट होता गया, कलेक्ट होता गया, कलेक्ट होता गया, चार्ज बढ़ता गया, कैपेसिटेंस इंक्रीज होता गया, कैपेसिटेंस इंक्रीज होता गया, तो उसके कांटेक्ट में जो डाइलेक्ट्रिक एयर है उसका पाता निकल गया, वो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया, और इसीलिए बिजली गिरी द्वारकाधीश के टेम्पल पे, है ना? बच गए ड्यू टू द सेफ्टी। ओके, हर जगह पे क्या करते हैं हम, वो क्या बोलते हैं, ग्राउंडिंग के लिए, अर्थिंग के लिए हम एक रॉड्स लगाते हो। बड़ी बिल्डिंग्स में तो लगाना ही चाहिए। हाल में कोई कंस्ट्रक्शन के रूल फॉलो नहीं करता है, बट होना चाहिए। क्लियर है? और जो सोलर पैनल्स है उसके ऊपर देखना लगाया होगा, है ना, वो कंपलसरी लगाना ही पड़ता है, तो उसके थ्रू बिजली फिर क्या हो जाती है, ग्राउंड। पेपर में क्लियरली लिख के आया था। सिर्फ फ्लैग जो था ना मंदिर का, वही डिस्ट्रॉय हो गया था। वैसे उस फ्लैग का भी बहुत जबरदस्त मान्यता है, या बोल सकते हो कि उसमें भी बहुत लोगों को फेथ है ना। अभी से मैं गया था, मतलब 1.5 साल पहले, अभी से लेके 5 से 10 साल तक कौन फ्लैग का खर्चा उठाएगा, उसका उसका लिस्ट पड़ा हुआ है मंदिर के पास। बहुत ही हाई है, और हर साल या साल में काफी बार फ्लैग चेंज होता है और लोग उसका खर्चा उठाते हैं। ओके, फेथ उनका मान्यता होता है वगैरह जो भी है, तो वो फिर वापस इन शॉर्ट उस शॉकिंग प्रूफ या क्या बोल सकते हैं कि ग्राउंडिंग की वजह से वो बच गया, कंस्ट्रक्शन बच गया। आया समझ में? तो लाइटनिंग के दौरान पे ये होता है, और बिजली कहाँ आ जाती है, नीचे आ जाती है, ग्राउंड पे। Thus, for the capacitor to store the large amount of the charge without leaking, capacitance should be high. तो दूसरी तरह से सोचे ना, तो capacitance is nothing but capacity to store the charge without dielectric breakdown. इंसुलेटिंग मीडियम का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, और वो चार्ज को मैक्सिमम जितना स्टोर कर सकता है, दैट कैपेसिटी इज नोन एज कैपेसिटर। इसीलिए नाम क्या बन गया, कैपेसिटर। बात क्लियर हुई? आइए ना, कैपेसिटर पता है आपको? अभी मैं बोलूंगा ना तो स्कूल की बातें याद आएगी। गांव के बच्चे कितने हैं? स्कूल में बताया था मैंने, मतलब किसी कोई विलेज के एक्टिविटीज के थ्रू, जैसे विलेज में क्या होता है, एग्रीकल्चर्स में वो पानी डालना, क्या बोलते हैं, इरिगेशन। इरिगेशन के लिए जब फार्मर्स जाते हैं तो वेल में मोटर लगाई होती है, तो वो टोटा लेके जाते हैं। वर्ड सुना है? मतलब गांव का होता है, तो जिसको पता होगा एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, तो मैं तो हूँ थोड़ा, मेरा बैकग्राउंड तो मुझे पता है। तो गांव के बंदों से, फार्मर कभी कैपेसिटर बोलेगा ही नहीं, बोलेगा टोटा ला, मोटर चालू करना है, पंप चालू करना है, सबमर्सिबल पंप। तो टोटा मतलब कि वन टाइप ऑफ, जस्ट आपके फैन में जो होता है ना व्हाइट कलर का डिब्बा, दैट कैपेसिटर, वो बड़ा कैपेसिटर, मोटर के लिए बड़ा कैपेसिटर चाहिए। जब चार्ज होगा तभी तो पुशअप मिले, तो एक्सिस चार्ज स्टार करके रखता है, वही कैपेसिटर है। आया समझ में? वही क्या होता है, कैपेसिटर, है ना। घर पे जाके देख लेना, कैपेसिटर के बिना फैन की स्पीड नहीं जनरेट होगी। ओके, गुड। व्हाट इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? हम काफी टाइप के, एनी शेप एनी साइज का कैपेसिटर आ सकता है, वो तो हमें सिर्फ डिब्बा दिखता है, हमने कंस्ट्रक्शन का दिखा है ना। अगर घर पे है तो निकाल के तोड़ के देख सकते हो। गाड़ी बिगड़ा हुआ है तो निकाल के देख सकते हो एक बार देखने के लिए। बाकी डिटेल स्टडी के लिए तो ये सारी चीजें हम 11th-12th में पढ़ रहे हैं ना, समझ लो कि हम ओवरव्यू ले रहे हैं। इसके डिटेल में जाना है तो आगे आपको उसी के अकॉर्डिंगली जो फील्ड है वो चूज करनी पड़ेगी। आया समझ में? सो with the parallel, what is the parallel plate capacitor? Obtain the formula for the capacitance of this such a parallel plate capacitor and which factor does the value of capacitor depend? वैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे एक 2021 का हेडिंग लगाया हुआ है, देखा, पूछा गया 20 आएगा, तो 21 में तो हुआ ही नहीं, सही है, 20 आएगा। बट ये 20 में क्या पूछा गया था पता है? डिराइव द फॉर्मूला फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, आधा पूछा गया था, तो उतना ही पोर्शन लिखना था। मैंने मेरे पेपर सेट में क्वेश्चन रखा हुआ है। आया समझ में? तो 4 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स
2 मार्क्स के है तो कंबाइन करके 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ बेटा A to Z प्रिपरेशन करो बेटा। डोर और वो विंडो क्लोज कर देना, लेकिन जैसे चालू रखते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर एक का प्रैक्टिस करो। आया समझ में? कुछ भी चेंज हो सकता है। जैसे देखो इसका अकॉर्डिंगली देखे जाए तो ये 4 मार्क्स में था, वो झाली इधर करो और पीछे से खींच लो। ओके तो 2 मार्क्स का 4 मार्क्स का है अगर पूरा पूछना है तो, लेकिन व्हाट ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द पैरेलल कैपेसिटर वो 2 मार्क्स का हो गया। बाकी के 2 क्वेश्चन निकाल दिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है और फैक्टर क्या है वो दिन निकाल दिए। आया समझ में? तो वाइजली एक्ट करना, इतना पढ़ाने के बावजूद ऐसे स्ट्रिक्ट होके या ऐसे रिजिड होके मत बैठना। यही क्वेश्चन आना चाहिए, यही हेडिंग आना चाहिए। हेडिंग थोड़ा चेंज हो सकता है, आपको उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना। आया समझ में? लिखना यही है, आंसर फिक्स है, क्वेश्चन फिक्स, आंसर यही लाइनों में से आएगा जो आप पढ़ रहे हो। आया समझ में? चलो, arrange of the two large parallel conducting plates separated by small distance is known as parallel plate capacitor. Okay, arrangement of the two large plates, या arrange बोल गया था मैं, सॉरी। arrangement of the two large plane parallel conducting plate, दो कंडक्टर के पैरेलल प्लेट्स जो है उनका अरेंजमेंट विथ सम सेपरेशन, वो कैपेसिटर फॉर्म करेंगे। बट वो कैपेसिटर फॉर्म करने के लिए हमने दो पैरेलल प्लेट लिए हैं, इसलिए उसका नाम क्या बन जाएगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नॉन कंडक्टिंग मीडियम इज कैप्ड बिटवीन द टू प्लेट सच ऑफ द सच कैपेसिटर। लाइक हम जनरली नॉन कंडक्टिंग में क्या ले लेते हैं? फ्री स्पेस विल बी टेकन एज अ नॉन कंडक्टिंग मीडियम। वैसे दो प्लेट हम वर्टिकल रख सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने हॉरिजॉन्टल रखा है तो कोई इश्यू नहीं है। फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट दोनों का एरिया सेम होता है, ए, दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होती है, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आया क्लियर समझ में? और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना लिया है? डी लिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द फिगर द चार्ज ऑन द प्लेट ए इज प्लेट 1 एंड प्लेट 2 इज कैपिटल Q एंड माइनस Q रिस्पेक्टिवली, एंड द D इज द डिस्टेंस यानी कि सेपरेशन बिटवीन देम, एंड A इज एरिया ऑफ ईच प्लेट। क्लियर हुआ? D is much smaller than the linear dimension of the plate. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब फॉर्म करते हैं तो ध्यान रखते हैं कि दो प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो उनके एरिया के कंपेयर में बहुत स्मॉल है। ओके, एंड सो वी कैन यूज द रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E equals to sigma upon 2 epsilon 0 by infinite plate sheet of uniform surface charge density where sigma is surface charge density and plus or minus sigma is nothing but Q by A. Epsilon 0 is the permeability of free space, A is the area of plane sheet and Q is the charge on plate. आया समझ में? Now listen, क्या बोलना चाह रहा है कि दो प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है स्मॉल d, उसको एरिया के कंपेयर में बहुत कम रखेंगे। जैसे एरिया मीटर स्क्वायर में है ना, या एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है ना, तब दो प्लेट के बीच का सेपरेशन माइक्रोमीटर में रखेंगे या mm में रखेंगे, तो बहुत कम हो गया। ऐसे केस में वो जो दो प्लेट हमने ली है उसको हम इनफाइनाइट प्लेट शीट मान सकते हैं, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था गाउस लॉ के एप्लीकेशन में। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट टू द इनफाइनाइट प्लेट, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ओके, तो वो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। उसको वही फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें सबसे पहले ऐसा मानना पड़ेगा कि दो प्लेट के बीच का सेपरेशन बहुत ही कम है। किसके कंपेयर में? प्लेट के एरिया के कंपेयर में। क्लियर हुआ? ओके, अगर ऐसा है तो हम इस दो प्लेट के अंदर 3 रीजन बना देते हैं, 1, 2 और थर्ड इज बिटवीन देम। एक फर्स्ट रीजन जो है वो अपर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, मतलब कि फर्स्ट प्लेट से बाहर का रीजन। आया समझ में? नाउ लिसन केयरफुली, दिस इज द पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट के लिए मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, आया ना? ओके, तो यहाँ पे इनसाइड भी ऐसे डायरेक्शन में आएगा, गॉट इट ना? और अगर नेगेटिव प्लेट है तो नेगेटिव प्लेट के लिए ऐसा इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, आया ना? तो इस रीजन में भी ऐसा इनवर्ड आएगा। तो यू कैन सी इन द फर्स्ट रीजन both are in a which direction? Opposite. In the two region both are in which direction? Opposite. But in the middle region both are in a same direction. आया समझ में? उसको हम फॉलो करने वाले हैं यहाँ पे कि रीजन बिलो द प्लेट 1
या अबव द प्लेट 1? अभी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन तो क्या लग रहा है, अबव. So that is electric field of one plate, electric field of two plate. लेकिन both are in opposite direction. That's why. और this is the formula of electric field of infinite plate जो हमने चैप्टर नंबर 1 में प्रूव किया था. सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन 0. ओके, तो सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन 0, आंसर इज 0. रीजन यहाँ पे बिलो आएगा. ओके, बिलो द प्लेट 2 इज सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि हमने देखा था रीजन 1 एंड रीजन 2 दोनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऑपोजिट, एंड दैट्स व्हाई अगेन 0. बट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट 1 एंड 2, वहां पे दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, एंड दैट्स व्हाई क्या होगा, समेशन. और समेशन हो जाएगा तो 2 इंटू सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन 0 2 टाइम्स, और 2 क्या हो जाएगा, कट. तो आपको क्या मिलेगा, मैंने अभी बोला था ना कि आगे जाके पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स कितना आने वाला है, सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0. सिग्मा इज डिपेंड ऑन क्यू and that's why electric field is depend on Q. आगे पढ़ा था ना फर्स्ट क्वेश्चन में. ओके, नाउ E इक्वल्स टू क्या होगा, तो सिग्मा की वैल्यू पुट कर लेते हैं, दैट इज Q अपन A. वैसे सिग्मा दो टाइप के थे, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन हमें किसी एक को ही ध्यान में लेना है. ओके, तो Q अपन A. द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम द विच प्लेट टू विच प्लेट, देखा था हमने 1 से 2, पॉजिटिव टू नेगेटिव. द इलेक्ट्रिक फील्ड लोकलाइज्ड बिटवीन द टू प्लेट, बट द फील्ड लाइन bend outward at the edge, an effect called Q will not, okay, that effect is called, एक गलती से आ गया, फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड, जो ऑलरेडी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हम इनफाइनाइट प्लेन शीट मानते हैं, लेकिन इनफाइनाइट प्लेन शीट तो आता नहीं है. तो जब कोई नॉर्मल प्लेन शीट होगा तो उसके एजिस पे फील्ड लाइन पैरेलल रहने की जगह पे थोड़े से क्या हो जाएंगे, बेंड. उस इफेक्ट को बोलते हैं फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड. क्या बोलते हैं, बट वो हम इग्नोर करने वाले, वो हम क्या करने वाले हैं, इग्नोर. मतलब हम मान लेंगे कि दोनों प्लेट के सारे रीजन में, दोनों प्लेट के बीच के सारे रीजन में, चाहे वो एज के कांटेक्ट में हो या मिडल रीजन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज पैरेलल टू ईच अदर. दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम. क्लियर है ना. काफी सारी बातें सुननी पड़ रही है. 45 मिनट्स का मेरा लेक्चर होता है, उसमें इतने सारे वर्ड्स मेरे लिए तो सब नया नहीं है, मेरे लिए तो सब पुराना है, रिपीटेड टेलीकास्ट है, इसलिए शायद मैं मेरे थर्ड माइंड से बोलूं और दूसरा माइंड कहीं पे और घुमाऊं तो चलेगा, लेकिन आप सबके लिए ऑल दी थिंग्स आर न्यू, ऑल दी वर्ड्स आर न्यू, एंड दैट्स व्हाई आप लोगों को तो आपके सारे माइंड्स जितने भी है यहाँ पे लगा देने पड़ेंगे, सारे डिपार्टमेंट को यहाँ पे लगा देना पड़ेगा. फिर दिमाग में बातें और चलती होगी और आप फिजिकली यहाँ पे बैठे रहोगे तो आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे. आया समझ में. Hence E equals to Q upon A epsilon 0 will not be uniform on the entire plate. अगर हम किसको ध्यान में ले, फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड, बट हम यूनिफॉर्म ही लेने वाले हैं, एंड दैट्स व्हाई हम मानेंगे कि एंटायर रीजन ऑफ द प्लेट बिटवीन द प्लेट इज यूनिफॉर्म. सॉरी, व्हेन d square is very less than a, d यानी कि सेपरेशन, d यानी व्हाट, सेपरेशन, दैट इज very less than a कंपेयर टू द एरिया. सेपरेशन का स्क्वायर, स्क्वायर क्यों किया, एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर, तो फिर मीटर स्क्वायर के साथ मीटर स्क्वायर को ही कंपेयर कर सकते हैं ना, इसीलिए किया. दिस इफेक्ट कैन बी इग्नोर. ओके, अगर हम एक कंडीशन लाके रख देते हैं तो फ्रिंजिंग को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर, और हम यही कंडीशन के साथ वर्क कर रहे हैं. फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड V इक्वल्स टू E इंटू डी, पढ़ा था इसी चैप्टर में, आगे आया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट किया था ना हमने, E इंटू डी आर, इंटीग्रेशन E डॉट डी आर, दैट विल यू गिव V पोटेंशियल वर्क डन के थ्रू. ओके, एंड दैट्स व्हाई अगर मैं E की जगह पे, ये जो E था इसकी जगह पे मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, V ओवर D लिख सकता हूं, तो मुझे V क्या मिलेगा, D उधर चला जाएगा, तो V क्या मिलेगा, QD ओवर A एप्सिलॉन 0. क्लियर हुआ. अब मुझे कैपेसिटेंस चाहिए. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, Q बाई V. क्या चाहिए, Q बाई V, तो Q का Q रखा, और दिस इज द फॉर्मूला ऑफ V, QD अपन A एप्सिलॉन 0. Q कैंसल, A एप्सिलॉन 0 ऊपर चला गया. ओके, तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन 0 ओवर D, या एप्सिलॉन 0 इंटू A ओवर D आ गया. दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ विच वन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. क्लियर हुआ ना. तो आगे पढ़ा था, पता है, जब फैक्टर डिपेंडेंस वाली बात हुई थी तब मैंने बोला था दिस इज द फॉर्मूला. ओके, सो कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, एरिया ऑफ प्लेट यानी C प्रोपोर्शनल टू A,
separation between two plates is proportional to 1 upon d, and permittivity of the medium between the two plates, and that is the proportional to epsilon. आगे तीनों फैक्टर थ्रू दिस फॉर्मूला जो आगे पहले क्वेश्चन में पढ़े थे वो वापस रिपीट हो गया. गॉट इट? आया समझ में? तो तीनों चीज बताई, कैपेसिटर का डेफिनेशन बताया, कैपेसिटर का फॉर्मूला डिराइव किया, एंड फैक्टर्स कौन से डिपेंड है वो तीनों चीज बताई क्वेश्चंस में. और दिस इज नॉट डिसाइडेड कि इस क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स ही होने चाहिए. दैट डिसाइडेड बाय द पेपर सेटर. कभी बड़ा क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ सकता है. यू आर द लकी गाइस कि आपको 3-4 सेक्शन मिलते हैं पेपर्स के अंदर कि 2 मार्क्स का सेशन, 3 मार्क्स का सेशन, 4 मार्क्स का. अर्लियर बोर्ड सिस्टम इज लाइक दिस वन कि पहले सिर्फ 16 मार्क्स के एमसीक्यू आते थे. ठीक है, 16 मार्क्स के एमसीक्यू फिजिक्स के अंदर, फिर 16 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन, 32 हो गए. फिर 2 ही सेक्शन थे, 2 मार्क्स की थ्योरी, 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल. मतलब चाहे जितनी भी बड़ी हो या चाहे जितनी भी छोटी हो, थ्योरी पूरी लिखने की मार्क्स कितने, चाहे जितना भी बड़ा न्यूमेरिकल हो चाहे जितना छोटा हो, दैट डिपेंड्स. वो मैनेज करते थे, पेपर इस तरह से सेट करते थे, कभी बड़ा न्यूमेरिकल पूछ लिया तो कभी छोटा, लेकिन वो बड़े के भी 3 मार्क्स, छोटे के भी 3 मार्क्स. आया समझ में? तो फिक्स था वो सेशन में कि 16, 16, 32, शायद अभी याद नहीं है मुझे, बट 24 मार्क्स की थ्योरी यानी 12 थ्योरीज आती थी, 2 मार्क्स की, और 36 मार्क्स के या बाकी जितने भी रिमेनिंग बचे, कितने बचे, 16, 16, 32 प्लस 24, 56, भी तो काफी बचे. मतलब 32 प्लस 36 करो. हाँ, तो अभी कितने बचे, 100. हाँ, तो वो 32 मार्क्स का शायद न्यूमेरिकल था, बट वो भी सेट नहीं हो रहा है ना ये 3 मार्क्स में. बट टू इन शॉर्ट मैं वो जो भूल गया, वो 16, 16 मुझे फिक्स है, याद है. बट बाकी 2 मार्क्स के सेक्शन में, मतलब 2 सेक्शन में थ्योरी 2 मार्क्स की और 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल. बट अभी तो क्या है, मिक्स में आ रहा है, तो छोटा न्यूमेरिकल 2 मार्क्स में चला जाता है, बड़ा न्यूमेरिकल 4 मार्क्स में चला जाता है, और कोई वेटेज फिक्स नहीं है. पहले मतलब फिक्स था, कितने न्यूमेरिकल आएंगे इतनी थ्योरी आएगी. अब ऐसा है कि थ्योरी ज्यादा भी पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल कम, बट दोनों चीज लिखने मिलती है. आया समझ में? चलो. Why 1 Faraday is so big unit in the practice? 1 Faraday प्रैक्टिस में बहुत बड़ा है. क्यों? एक्सप्लेन करते हैं. सपोज हमें कैपेसिटर बनाना है, कितने का, 1 Faraday का. ओके, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट ऑफ 1 Faraday ऑफ कैपेसिटेंस. लेट 2 कैपेसिटर प्लेट या 2 प्लेट. ओके, 2 कैपेसिटर्स नहीं आएगा, क्या आएगा, 2 प्लेट्स ईच हैज द वैक्यूम. हाँ, ओके, चलो चलो. एक्चुअली में कैपेसिटर सही है, 2 वर्ड्स को गलत करना है. लेट कैपेसिटर each capacitor has vacuum as a medium between its plates. अब क्लियर हो गया? For the calculation unit of 1 Faraday capacitance, let capacitor has vacuum as a medium between its plate, which is separated by 1 centimeter distance. If the area A of each plates are same, then C equals to which formula? A epsilon 0 by D. A epsilon 0 by D. तो मुझे A चाहिए, तो D मल्टीप्लीकेशन में एप्सिलॉन 0 नीचे, CD ओवर एप्सिलॉन 0 होगा. कैपेसिटेंस मुझे कितना लेना है, 1 फेराड, तो मैंने 1 रख लिया. D सेपरेशन मुझे कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर यानी हाउ मच मीटर, 10⁻². आ गया 10⁻². एप्सिलॉन 0 मुझे फ्री स्पेस यूज करना है, 8.85 क्रॉस 10⁻12. ओके, चलो. तो 1/8.85 यू विल गेट दिस आंसर. 10⁻12 ऊपर जाएगा तो प्लस 12 में से 2 जाएगा तो 10. इसको 1 पॉइंट कर दूं तो मैं 10 क्या करना पड़ेगा, 9. इसलिए अगर इसको 10 कर दूं तो 10 क्या करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा. आया ना? अब मैं इसको स्क्वायर रूट निकालता हूं तो 10 का स्क्वायर रूट ऑलमोस्ट 3.333 ऐसा समथिंग आएगा. तो 3 ले लिया मैंने उसको, और 10⁸8 का मैं कितना कर सकता हूँ, 10⁴. तो 3 × 10⁴, वो आपको क्या मिला, स्क्वायर रूट निकाल दिया तो क्या मिल गया, लेंथ ऑफ साइड. और मतलब कि वो साइड का लेंथ कितना होगा, 30 किलोमीटर. नाउ थिंक, 2 स्क्वायर प्लेट जिसका 30 किलोमीटर जितना लेंथ है, दूसरी स्क्वायर प्लेट जिसका 30 किलोमीटर जितना लेंथ है. स्क्वायर प्लेट आएगा ही दिमाग में, और जिनको पकड़ के रखना है 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे.
इतनी बड़ी प्लेट और थ्रू आउट डिस्टेंस सेपरेशन कितना होना चाहिए? पहले तो इतना बड़ा प्लेट है तो फिर वो इलेक्ट्रिक ग्रेजुएट काम का ही क्यों? 30 किलोमीटर तो उस कैपेसिटर की वो डायमेंशन हो गए। तो इन द प्रैक्टिस फेराडे इज द बिग यूनिट। कैपेसिटर तो हम यूज करते हैं ना प्रैक्टिस के अंदर, है या ना? हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सर्किट के अंदर कैपेसिटर होते ही है, बट इतने बड़े नहीं होते, मतलब कि उसके कैपेसिटेंस की 1 फेराडे कैपेसिटेंस की कोई मतलब नहीं है, छोटे कैपेसिटेंस के वैल्यू चाहिए, नैनो फेराडे, पिको फेराडे, जनरली वो यूज होता है। क्लियर हुआ? So it is impossible to obtain in the practice 30 kilometer plate. Calculate the capacitance. Calculate the capacitance of the two plate equal area of 1 meter square, which is separated by how much distance? 1 mm. तो देखो this is reality. शायद अभी भी बड़ा है 1 मीटर स्क्वायर एरिया और 1 mm का सेपरेशन। 1 मीटर स्क्वायर एरिया बहुत बड़ा है, ओके, बट फिर भी रियलिटी है तब जाके नैनो फेराडे में आता है। तो अब सोच लो कि रियलिटी में तो पिको फेराडे में जाता होगा या उससे भी छोटा। तो C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन 0 बाई डी। एप्सिलॉन 0 का वैल्यू आ गया और ए कितना था? 1 मीटर स्क्वायर आ गया। सेपरेशन 1 mm यानी 10⁻³ मीटर। क्लियर है ना? सेपरेशन ए -3 ऊपर चला जाएगा तो -9। इसको आप 8.85 नैनो फेराडे भी लिख सकते हो। 10⁻⁹ को नैनो बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? ओके। Explain the effect of dielectric on the capacitance of parallel plate capacitor and obtain the formula of dielectric constant, जिसके हमने पहले चैप्टर में जिक्र की थी। के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, याद आ रहा है? दैट के इज नथिंग बट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर इज नथिंग बट एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन 0, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ओवर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो अभी हमने कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में वैक्यूम रखा था, अब वैक्यूम निकाल के कोई अनदर डाई इलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटिंग मीडियम रखने वाले हैं। सो लेट अस हैव अ टू चार्ज प्लेट, ईच ऑफ एरिया A, distance D. The charge on the plate is plus or minus Q, corresponding to the charge density plus or minus sigma. Okay. When there is a vacuum between this plate, electric field E0 equals to क्या था? Sigma upon epsilon 0, and potential V0 क्या था? E0 into D. ये दो फॉर्मूला याद है आपको? बट ये जीरो किसके लिए लगा है? जब दो प्लेट के बीच में वैक्यूम है। क्या है? वैक्यूम। तब कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू Q बाई V0 से हमें क्या मिला था? ओके, देखो प्रूव भी किया है वापस। Q की जगह पे क्या लिया है? सिग्मा इंटू ए लिया है। गॉट इट ना? और फिर इन लोगों ने, लिसन केयरफुली, A बाई डी तो है ही है, इस सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0 की जगह पे क्या आने वाला है? सॉरी, सिग्मा अपन E0 की जगह पे क्या आने वाला है? एप्सिलॉन 0। कैसे आया? तो ये वाला फॉर्मूला, E0 इक्वल्स टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0 था, तो E0 नीचे आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 तो उधर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन 0 इक्वल्स टू सिग्मा अपन E0 हो गया। इन शॉर्ट, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो वही फॉर्मूला प्रूव हुआ जो हमने किया था, है या ना? वही फॉर्मूला वही वैक्यूम के लिए होगा। अब बात करते हैं जब उनके बीच में अनदर कोई मीडियम ऐड करते हैं। तो हमने ऑलरेडी बिहेवियर पढ़ा हुआ था कल के लेक्चर में कि डाइलेक्ट्रिक को हम किसके बीच में ऐड करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐड करते हैं। दो प्लेट जो मैंने रखा था, ओके, या तो बुक वालों ने रखा भी नहीं था। तो जब डाइलेक्ट्रिक को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसका क्या बिहेवियर था वो हमें पता है, पोलराइजेशन होता है उसका, यस और नो? तो अब वो बात स्टार्ट होगी कि कंसिडर द डाइलेक्ट्रिक विच इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स फुल्ली ऑक्यूपाइंग विच इंटरवीनिंग रीजन। मतलब कि आपके दो जो वॉल है, अगर वो कैपेसिटर के प्लेट है तो टचो टच पूरे रूम को फिलअप कर दे, वैसा एक ब्लॉक हमने क्या रखा हुआ है? डाइलेक्ट्रिक का। आया समझ में? सो द डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड। आपको पता है ना, प्रीवियस लेक्चर से पढ़ा था हमने बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने किसको रखा? डाइलेक्ट्रिक को। तो डाइलेक्ट्रिक का क्या होगा? पोलराइजेशन। एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी उसका कितना मिलेगा? प्लस और माइनस सिग्मा पी। क्लियर? कंडक्टर होता तो कंडक्शन स्टार्ट हो जाता, और इसीलिए कुछ काम का नहीं रहता, आया समझ में? बट डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो उनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है पोलराइजेशन के थ्रू प्लस और माइनस सिग्मा पी मिलेगा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स, और इसीलिए बेटा हमने बोला था कि व्हेन वी पुट द डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड गोइंग टू बी रिड्यूस्ड। ओके, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो एक्सटर्नली कितना था? पहले कितना अप्लाई किया था? E0। उसको अपोज करता हुआ पोलराइजेशन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो हमने कट कर लिया उसको। इसका जो फॉर्मूला था सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0, तो पोलराइजेशन की वजह से सिग्मा पी ओवर एप्सिलॉन 0, इसीलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया?
सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपन एप्सिलॉन जीरो, जो हमने पहले देखा था कि ई जीरो इक्वल्स टू क्या था, सिग्मा अपन एप्सिलॉन जीरो। अब डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी एप्सिलॉन जीरो। फ्रॉम हियर यू कंक्लूड दैट व्हेन वी पुट द डाइलेक्ट्रिक, व्हेन वी पुट द डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड गोइंग टू बी रिड्यूस, ई जीरो से कम हो जाएगा क्योंकि माइनस हुआ ना। तो यहाँ पे हमने ई जीरो इक्वल्स टू क्या लिया था, वी जीरो इक्वल्स टू क्या लिया था, ई जीरो इंटू डी लिया था, आया ना। यानी कि भाई सिग्मा ओवर एप्सिलॉन जीरो डी, यही बातें सारी ऊपर लिख चुके हैं, बट मैं वापस ऊपर ना जाना पड़े इसलिए रिवाइज भी हो जाए इसलिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे ई इंटू डी होगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी ओवर एप्सिलॉन जीरो इंटू डी। क्लियर हुआ, आया ना। ओके, फॉर द लीनियर डाइलेक्ट्रिक हमने पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, सिग्मा पी इज प्रपोजनल टू, ओ नहीं आना चाहिए, सिग्मा ही आएगा। ऐसे गलत गलत है, हमने डाइलेक्ट्रिक के लिए ऐसा पढ़ा था, सिग्मा पी इज प्रपोजनल टू ई, याद आ रहा है। पी प्रपो ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ा था, पोलराइजेशन पी प्रपोजनल टू ई पढ़ा था, देखो कल के थ्योरी में डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन पी प्रपोजनल टू क्या लिखा था, ई। आया समझ में। और ई मतलब कि इसका मतलब क्या है, पोलराइजेशन तो हमें क्या मिलता था, डाइपोल मोमेंट पी टोटल ओवर वॉल्यूम प्रपोजनल टू ई। क्लियर है। अब ये जो इसका मतलब दूसरी तरह से सोचे कि ये जो डाइपोल मोमेंट है वो तो किसकी वजह से मिलने वाली है, चार्जेस की वजह से, सेपरेशन ऑफ द चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, यस और नो। तो वो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई, और वो सरफेस चार्ज डेंसिटी कौन सी थी, बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि पोलराइजेशन वाली थी। तो हम बोल सकते हैं कि पोलराइजेशन का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो किसको प्रोपोर्शनलिटी में रहता है, ई। इतना लॉजिकली सोचा तब जाके सेंटेंस लिख सकते हैं कि फॉर द डाइलेक्ट्रिक सिग्मा बी इज प्रोपोर्शनल टू ई, समझते जाना है ना। अभी इस ई में भी प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ, करेक्ट सेंटेंस पे जा रहा हूँ, बट पहले लॉजिक माइंड में सेट करने पड़ेंगे। डाइलेक्ट्रिक का मेन प्रॉपर्टी ये पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, पोलराइजेशन पी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पी पोलराइजेशन पी यानी पी टोटल, पी टोटल किसकी वजह से मिला, सरफेस पे जो चार्ज है इसकी वजह से, तो वो सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड है। तो वी कैन से दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिपेंड ऑन ई, और दिस ई इज डिपेंड ऑन सिग्मा। और ये कौन सा सिग्मा है, तो ये वो सिग्मा है जो हमने प्लेट के, उसको जब डाइलेक्ट्रिक को हमने मीडियम के अंदर रखा तो हमने आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए दो प्लेट लिए थे, तो वो दो प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। मैं जितना ज्यादा फील्ड जनरेट करूं उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा अंदर, एंड दैट्स व्हाई सिग्मा पी इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, सिग्मा पी इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, एंड दैट्स व्हाई द क्वांटिटी सिग्मा माइनस सिग्मा पी, आपको पता है कि अगर सिग्मा चेंज होगा तो सिग्मा पी चेंज हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई सिग्मा माइनस सिग्मा पी भी तो चेंज होगा ना, एंड दैट्स व्हाई सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज प्रोपोर्शनल टू अगेन सिग्मा। आया समझ में। ये तो हमारे लॉजिक के थ्रू सेट हुआ, सिग्मा पी इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, बट यहां से लिख सकते हैं कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी, अगर सिग्मा को चेंज कर लूंगा तो सिग्मा पी चेंज हो जाएगा, तो ये जो फंक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज। क्लियर हुआ ना। इतनी आंखें घुमाने की जरूरत नहीं है, वापस सोचो, वापस समझो। डाइलेक्ट्रिक का आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी क्या था, आप बोलोगे, अब मैं क्वेश्चन करूंगा। क्या था आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक का प्रॉपर्टी, पोलराइजेशन पी प्रोपोर्शनल टू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया हुआ है, अप्लाई किसके थ्रू किया हुआ है, प्लेट के थ्रू। किसके थ्रू अप्लाई किया हुआ है, प्लेट। तो वो प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पे डिपेंड रहेगा। एक पहली बात क्लियर हो गई। आप ई बोलो या सिग्मा बोलो, बोथ आर सेम, क्योंकि ई इक्वल्स टू सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन जीरो फॉर ईच प्लेट, आया ना। तो अब पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल टू सिग्मा आ गया, ई की जगह पे हमने सिग्मा रिप्लेस कर दिया। क्लियर हुआ। नाउ व्हाट इज पोलराइजेशन, पी टोटल बाय वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। डाइपोल मोमेंट कहां से जनरेट हुआ, तो अब ब्लॉक के अंदर आना है, प्लेट के अंदर नहीं। ब्लॉक जो हमने कौन सा रखा था, डाइलेक्ट्रिक का, तो डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ था उसके थ्रू हमें डाइपोल मोमेंट मिला था ना, नेट डाइपोल मोमेंट प्रीवियस लेक्चर। तो वो नेट चार्ज जो है उसकी भी क्या होगी, चार्ज डेंसिटी होगी, जिसको हमने क्या बोला था, सिग्मा पी। तो पोलराइजेशन को सीधा सिग्मा पी के साथ लिंक किया, पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल टू ई, पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, तो पोलराइजेशन की जगह पे सिग्मा पी प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। पहला सेंटेंस क्लियर हुआ कि लीनियर डाइलेक्ट्रिक सिग्मा पी प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, बराबर ना।
अब उस पे से एक दूसरा फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी। अगर आप सिग्मा चेंज करते हो तो कौन चेंज होगा? सिग्मा पी। तो ए फंक्शन भी तो चेंज ही हो जाएगा ना, क्योंकि ये सिग्मा माइनस सिग्मा पी है। जैसे सिग्मा में चेंज किया, किस में चेंज होगा? सिग्मा पी में। तो कहने का मतलब ये जो फंक्शन है सिग्मा माइनस सिग्मा पी, उसका भी वैल्यू किस पे डिपेंड है? और वो भी प्रोपोर्शनल होगा किसको? सिग्मा को। आया समझ में? अब सिग्मा माइनस सिग्मा पी प्रोपोर्शनल टू सिग्मा है, तो प्रोपोर्शनलिटी के लिए मुझे कोई कांस्टेंट डालना पड़ेगा, वो मैंने डाला 1/k, where k is the constant characteristics for which one? डाइलेक्ट्रिक मीडियम। आया समझ में? और इसीलिए इस सिग्मा माइनस सिग्मा पी की जगह पे मुझे पुट करना है सिग्मा ओवर के। तो सिग्मा डी ओवर के एप्सिलॉन 0 आ गया। सिग्मा को मैं क्या बोलूं? क्यू ओवर ए। आया समझ में? जो आगे की थ्योरी थी ना पैरेलल 2020 वाली, उसके हिसाब से जा रहे हैं। वी आ गया। वी में आने के बाद क्यू बाई वी करते हैं। क्लियर ना? तो यहां से ए वी को इधर ले जाऊंगा, ए एप्सिलॉन 0 के को ऊपर ले जाऊंगा और डी को नीचे ले जाऊंगा। तो ए एप्सिलॉन 0 के बाई डी हो गया। अगर किसी को ऐसा नहीं करना है, बराबर, तो जैसे उन्होंने आगे की थ्योरी में किया था वैसे कर सकते हो। जैसे कि C इक्वल्स टू क्यू बाई वी। तो क्यू ए वी का फॉर्मूला है, तो पता है हमने वहां पे वी का फॉर्मूला रखा था, क्यू बाई डी ए एप्सिलॉन 0 के। तो क्यू क्यू इन ऊपर चला जाएगा। आ गया? आया ना? के को आगे ले लेते, बाकी जो दिख रहा है वो आ गया। इस ए एप्सिलॉन 0 बाई डी को हमने इसी थ्योरी में प्रूव किया हुआ है। व्हाट इज दैट? C0 व्हेन द वैक्यूम इज देयर। इसलिए कैपेसिटेंस जो है वो k टाइम्स C0 हो जाता है। वैक्यूम में जो कैपेसिटेंस मिला था, जब दो प्लेट के बीच में वैक्यूम होता है और कैपेसिटेंस C0 होता है, वही दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं, तो कैपेसिटेंस k इंटू C0 हो जाता है, k टाइम्स बढ़ जाता है। सिर्फ कैपेसिटेंस बढ़ता है। लिसन केयरफुली, अगर फोर्स वैक्यूम में F0 होता है, तो पहले चैप्टर में सिखाया था मीडियम में F बाई K होगा। आंसर भी पूछे थे, 3 तरह के क्वेश्चन पूछे थे एमसीक्यू में। फोर्स अगर 20 न्यूटन है तो 5 डाइलेक्ट्रिक वाले मीडियम में कितना फोर्स होगा, और फिर 2 का फोर्स लिया था, डाइलेक्ट्रिक पूछा था, याद आ रहा है? एमसीक्यूज बताए थे मैंने। तो ये फॉर्मूला वही टाइप के एमसीक्यू है 3। F0 अगर फोर्स वैक्यूम में है तो मीडियम में फोर्स F बाई क्या हो जाता है? K डिवाइड हो जाता है। E0 फील्ड अगर मीडियम में है, मतलब वैक्यूम में है, तो सेम कंफिग्रेशन के लिए E0 बाई K हो जाता है। एक्चुअली में यहाँ पे F0 बाई K। अगर वही मीडियम को चेंज करके मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम कर दूं, फ्री स्पेस की जगह पे क्या कर दूं? डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो F0 बाई E0 बाई K हो जाता है। बट द कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में फ्री स्पेस है और कैपेसिटेंस C0 मिल रहा है, तो अगर मैं कोई डाइलेक्ट्रिक वाला मीडियम रखूंगा तो K इंटू C0 हो जाएगा, K टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे K टाइम्स डिवाइड होता है, यहाँ पे K टाइम्स हो जाएगा। क्लियर हुआ? उस सब में डिवाइड करना है, यहाँ पे K से क्या करना है? मल्टीप्लाई। Hence, the capacitance of the capacitor with the dielectric medium of dielectric constant capital K becomes K times the capacitance of the capacitor with the vacuum as a medium. The product epsilon 0 into K. क्या पे आया था? ये रहा था, सॉरी, एप्सिलॉन 0 into K। तो इस कैपेसिटेंस के फॉर्मूला पे मैं वापस आता हूँ, C एप्सिलॉन 0 K ओवर D था कि नहीं यहाँ पे? और अभी हमने देखा था कि वैक्यूम में क्या होता था, C एप्सिलॉन 0 बाई D। क्लियर? डायमेंशंस के थ्रू देखने जाए तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन, कैपेसिटेंस का डायमेंशन A D D। तो कहने का मतलब एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन किसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए? एप्सिलॉन 0 के। तो ये एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम है, जब दो प्लेट के बीच में वैक्यूम था। तो यहाँ पे दो प्लेट के बीच में मीडियम है, तो दिस क्वांटिटी इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, and that's why epsilon equals to epsilon 0 into K, and that's why K equals to epsilon over epsilon 0 जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ओके, फ्रॉम दिस फॉर्मूला इट इज C ओवर C0। और अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि E इक्वल्स टू E0 बाय K। तो अगर मुझे K चाहिए तो K इधर, E नीचे, E0 बाय E। तो यहाँ से डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बन सकता है 3 अलग अलग फॉर्मूला से। पहला फॉर्मूला ये यूज किया तो रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अगर मैंने दूसरा फॉर्मूला ए यूज किया तो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन 0 मतलब वैक्यूम टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन E मतलब डाइलेक्ट्रिक
मीडियम नॉन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड द थर्ड फॉर्मूला इन लोगों ने लिखा नहीं है बट लिख सकते हैं रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस व्हेन मीडियम बिटवीन द टू medium between the two plates of capacitor is dielectric to capacitance when the medium between the two plates of dielectric is vacuum. ओके एक कैपेसिटेंस के दो प्लेट के बीच में मीडियम कौन सा हो डाइलेक्ट्रिक दूसरा कैपेसिटेंस के दो प्लेट के बीच में मीडियम कौन सा हो वैक्यूम बट दो डेफिनेशन लिखो या एक लिखो चलेगी बोलो कोई डाउट राइट द नेसेसरी कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर एक्चुअली में देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कैपेसिटर टू ऑब्टेन द नेसेसरी वैल्यू ऑफ कैपेसिटर जैसे आपने बोला कि या आपने समझा कि सर लार्ज कैपेसिटेंस चाहिए और मुझे एक ही इतना बड़ा कैपेसिटर नहीं बनाना है तो फिर मैं क्या करूं तो फिर बेटा कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन करो कैपेसिटर का क्या कर सकते हैं कॉम्बिनेशन से हम एक कैपेसिटर दूसरा कैपेसिटर तीसरा कैपेसिटर यूज करके हम कॉम्बिनेशन से कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं तो देखो हमारा स्पेस भी ज्यादा नहीं जाएगा और हमें कैपेसिटेंस की लार्ज वैल्यू मिल जाएगी आया समझ में या कम करना है बड़ा है उसको कम करना है तो भी हम कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं जैसे हम रजिस्टर का कॉम्बिनेशन करते थे और वैसे आगे नेक्स्ट चैप्टर में सीखने वाले भी हैं तो to obtain the necessary value of the capacitance from the capacitance of the capacitor with their combination is needed and there are two types of the combination series and parallel which we are not going to discuss today next lecture में discuss करेंगे आराम से कैपेसिटर का सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन पढ़ेंगे आया समझ में दो थ्योरी है पहले दो कैपेसिटर का सीरीज फिर तीन का फिर दो का पैरेलल फिर तीन का फिर जनरल फॉर्मूला वहां से होगा और डिफरेंस यानी 5 थ्योरी तो सीरीज एंड पैरेलल पे नेक्स्ट थ्योरी है उसके अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है कोई भी सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है तो उसके अंदर कौन सा एनर्जी स्टोर होता है पोटेंशियल इसी चैप्टर में डील किया है ना तो इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है वो पढ़ने वाले हैं थ्रू द बटलर और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे मतलब फिर चैप्टर खत्म हो जाता है ओके होप सो जल्दी से खत्म हो जाए हो भी जाएगा ऑलमोस्ट कल खत्म कर देंगे एंड देन फिर थर्ड चैप्टर की थ्योरी पे जाएंगे और फिर न्यूमेरिकल पे आएंगे ओके सी यू देन इन द नेक्स्ट लेक्चर गुड बाय टेक केयर थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुडेज टेस्ट